नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। चुनाव का टाइम है, सभी लोगों को चुनाव से के साथ साथ बहुत कुछ याद आती है। हम लोग नफरत या नेगेटिविटी उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाले। हम लोग आज यूपी का चर्चा करेंगे एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेवलपमेंट। क्या हुआ है यूपी में, कितना हुआ है, कोई डिफरेंस है क्या, कि क्या कैसे कैसे लाइफ लोगों का बेटर हुआ है या नहीं हुआ है, कौन से जगह पे बेटरमेंट ज्यादा दिख रहा है, कौन से में नहीं दिख रहा है, यही सब चर्चा होगी। एंड इसके लिए हमारे साथ आज दो पैनलिस्ट अभी हैं। एक है ऋषि रमन जी एंड दूसरे हैं महेश मनी त्रिपाठी। तीसरे एक और पैनलिस्ट ज्वाइन करने वाले हैं। महेश मनी त्रिपाठी जी जो है ये गोरखपुर से है, इनका अपना एनजीओ है एंड वो कॉलेजेस से टाई अप करते हैं और इनके यहाँ पे बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। एंड जहां तक ऋषि रमन जी हैं, तो ऋषि रमन जी इज लाइक माय यंगर ब्रदर। वो ही इज एन एंटरप्रेन्योर, फाउंडर एंड he has his own startup or his own business and he is also a social worker। भारतीय सेवा समिति का वो काम करते हैं। नमस्कार दोनों को एंड वेलकम। नमस्कार। अच्छा ऋषि, मैं आप बोलूं तुम बोलूं, वैसे एनीथिंग आप मुझसे बड़ी हैं जी, आप जो भी चाहे बुला सकते हैं, कुछ भी बोल सकते। ठीक है। अच्छा ऋषि, मैं डिस्कशन पे आने से पहले ना आई एम सीइंग समथिंग वेरी ओल्ड। कुछ आप बोलेंगे? वो एक हाथी का वो दिख रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? ये पहली बात तो मैं इस समय जहां से आज आपके प्रोग्राम में आया हूं, ये जगह है अयोध्या और ये मेरे पुरखों का मकान है जिसको हमारे बाबाओं ने बनाया था। अराउंड 1912 के आसपास बनाया था, तो शायद इतना मजबूत बनाया था कि आज भी खड़ा है। तो ये मकान नहीं है, ये पूरी हवेली है। तो आजकल हम यहाँ पे हैं, पूरी रिपेयरिंग वगैरह चल रही है। तो जो हाथी आप देख रहे हैं ये एक उसी टाइम का एक स्कल्पचर टाइप है, मिट्टी का ही है। वो तब से टंगा हुआ है। मैं उसको बार बार आता हूँ तो जब पेंटिंग वेंटिंग करा के वापस उसको ठीक करा के वहीं टंगा देता हूँ। सुंदर लग रहा है। ओके, आप टॉपिक पे आ जाते हैं। ऋषि, आपने क्या क्या चेंजेस, डेवलपमेंट देखा है कि नहीं देखा है? व्हाट आर यू गोइंग टू फोकस ऑन? देखिए, दो चीजें होती हैं जब आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंट मेरे हिसाब से इज फॉर एवरीवन, जो सबके लिए हो। तो जब हम उत्तर प्रदेश की, खास तौर से जब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, तो मैं रहने वाला हूं अयोध्या का और मेरा अपना बिजनेस है, मेरा ऑफिस है गाजियाबाद में। तो मैं दिल्ली एनसीआर को भी क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं और मैं नेशनल पॉलिटिक्स को भी ऑब्जर्व करता हूं और प्लेसेस को ऑब्जर्व करता हूं, बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन। मैं बिजनेसमैन हूं, तो मैं हर तरह के डेवलपमेंट को ऑब्जर्व करता रहता हूं। तो अगर हम आज की बात करते हैं, तो आज जो सबसे जरूरी चीज है हमारे उत्तर प्रदेश में, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी जरूरत थी, सड़कों का जो निर्माण और उनकी क्वालिटी, जो कनेक्टिविटी है। अब आप लोग मुझसे बोलते हैं सड़कों के निर्माण से भाई कैसे डेवलपमेंट आएगा, डेवलपमेंट कैसे आएगा? तो मैं सिंपल सी बात कहता हूं भाई, जहां जहां से आपके हाईवे जाते हैं, हाईवे के पास में आपके इंडस्ट्रियल टाउनशिप आएंगे, ठीक है? वहीं पे आपके लोकल किसानों की फसलें कंज्यूम होंगी, वहीं पे आपके जो कंपनीज वाले हैं वो खरीदेंगे, उससे लोकल यूथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सो ये सारी चीजें सतत प्रक्रिया है डेवलपमेंट की। तो जिस तरह से अब आप देखेंगे कि हमारा दिल्ली से आजमगढ़ तक और गोरखपुर तक के जो एक्सप्रेसवेज तैयार हो चुके हैं, बनारस और प्रयागराज तक के एक्सप्रेसवेज तैयार हो चुके हैं, आप कनेक्टिविटी को आप कहां से कहां लेके जा रहे हो? लास्ट माइल कनेक्टिविटी है ये, जिसके लिए हम लोग इतने सालों से तरसते थे कि भाई मैं दिल्ली से अयोध्या आने के लिए एक टाइम था मुझे 14 से 16 घंटे ड्राइव लगती है। आज मैं 9 से 10 घंटे में अयोध्या चला आता हूं। तो इस बीच में जितने भी गांव या देहात या जो भी साइड में जो लोग पढ़ते हैं,
वहां पे आप डेवलपमेंट देख सकते हैं, हर जगह आपको विकास स्वयं दिखाई देगा। ऐसा जरूरत नहीं है कि आप जाके देखें कि क्या हो रहा है। किसानों की, भाई किसानों के अगर मकान अच्छे बन रहे हैं तो इसका मतलब कुछ अच्छा हो रहा है। तो डेवलपमेंट बहुत हुआ है और अभी ये आपको आने वाले 5 सालों में दिखाई देगा। महेश महेश, आपको मैं पूछ रही हूँ, आप जिस एरिया से आ रहे हैं वहां पे बेसिकली जैसे एम्प्लॉयमेंट वगैरह यूपी में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, और डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपके एरिया का कुछ बताएंगे आप? देखिए, हमारे एरिया में विकास जो था वह तो न्यून स्तर पर था। अगर पूर्वांचल की बात करें तो जो औद्योगिकीकरण था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसको भी मैं शून्य ही मानता हूँ। क्योंकि अगर ये शून्य न होता तो हमारे क्षेत्रों से, यानी कि गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, बहराइच, या फिर जो है इधर आप रख लीजिए मऊ, बलिया, यहाँ से लाखों की संख्या में लोग दिल्ली, मुंबई, गुजरात नौकरी नहीं कर रहे होते। और ये लोग, कोई ये नहीं है कि ये लोग 2017 से नौकरी कर रहे हैं, इनको दशकों हो गए। कोई 20 साल से नौकरी कर रहा है, कोई 30 साल से नौकरी कर रहा है। बहुत सारे लोग गुजरात में जो है, खुद मेरे कई रिलेटिव हैं जो गुजरात के सूरत में और लुधियाना वगैरह में उन्होंने अपने आवास बना लिए। तो इससे तो साफ पता चलता है कि भाई हमारे यहाँ के लाखों लोग, यहाँ आप किसी भी गांव में चले जाइए तो हर गांव में लगभग लगभग मान के चलिए 50% ऐसे आपको घर मिलेंगे, परिवार मिलेंगे, जहाँ का जिस परिवार का कोई न कोई बंदा जो है दिल्ली, मुंबई, गुजरात में काम कर रहा है, यानी कि बाहर है, प्रदेश से बाहर है। और ये ऐसा नहीं है कि ये पिछले 5 साल के दौरान है, ये जो है पिछले 3 दशकों से है, ऐसा चल रहा है। कुछ लोग बूढ़े तक हो गए, बाहर में ही वो कमा रहे हैं और बाहर से ही उनकी व्यवस्था चल रही है। तो इसकी वजह तो यही है, स्पष्ट है कि हमारे वहाँ औद्योगिकीकरण हुआ ही नहीं। उसका परिणाम ये रहा कि लोगों को बाहर जाकर जॉब ढूंढना पड़ा। और जो रोजगार की बात है तो 100% सरकारी रोजगार तो किसी को मिल नहीं सकता। यह ना तो कभी भूतकाल में हुआ है, न वर्तमान में होगा, न भविष्य में होने की कोई संभावना है। सरकार किसी की भी हो, जो चाहे वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, सपा बसपा, किसी की भी हो, लेकिन इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी सभी को मिलना संभव नहीं है। और इस वजह से ये जो प्रवासियों की समस्याएं आती रही हैं, यह आती रहेंगी। और पहले भी ये समस्याएं थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेंगी। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में निश्चित रूप से एक नई शुरुआत हुई है और उसका असर भी कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। रही बात सिस्टम कैसे काम करता है, जो है वह उस पर भी निर्भर करता है कि काम कितनी तीव्रता के साथ हो रहा है। मैंने देखा है बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसा कि अभी आपने कहा कि हमारे एक पैनलिस्ट आने वाले हैं, 2 साल पहले वह गोरखपुर आए थे और उनके पास एक प्रोजेक्ट था, लेकिन उस समय जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई। तो अब सिस्टम ऐसे ही काम करता है, इसलिए थोड़ी गति धीमी जरूर है लेकिन वह सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। क्योंकि यह भी सही है कि जो प्रदेश के का नेतृत्व है, नेतृत्व तो गली गली कुचे कुचे जा नहीं सकता, सिस्टम में बैठे लोग ही उस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अब सिस्टम एक्टिव हो रहा है, चाहे वो दबाव बस हो रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो रहा है, और उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मुझे जो लगता है, मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा जो हमारे क्षेत्र के लिए उपलब्धि की बात हुई वह रही मुंडेरवा में चीनी मिल। एक समय ऐसा था कि हमारे खलीलाबाद संत कबीर नगर का जो मुख्यालय है, वहाँ की चीनी मिल का एक एक नट बिक गया। और वहाँ पर अगर आप आज वर्तमान में आएंगे तो आपको यह अंदाजा भी नहीं होगा कि यहाँ कभी एक बहुत शानदार मिल खड़ी हुआ करती थी। वहाँ पर सिर्फ मिट्टी है, जमीन है और कुछ नहीं बचा। यहाँ तक जो तो बिक गए, जो औजार वगैरह थे कबाड़ में, जो कंस्ट्रक्शन था वो भी धराशायी हो गया, वहाँ मैदान पड़ा हुआ है। आप सोच भी नहीं सकेंगे कि कभी यहाँ पर हजारों ट्राली खड़ी थी, ट्रक खड़े होते थे जिसमें गन्ने भरे रहते थे।
लेकिन सरकार के द्वारा जो काम किया गया, अभी बगल में ही खलीलाबाद से दूर 18 किलोमीटर पर भी वहाँ एक मुंडेरवा में चीनी मिल का उद्घाटन किया गया, और वहाँ पर अभी तो मैं 2 दिन पहले उधर गया था, तो मैंने देखा वहाँ पर पेराई चालू है, गन्ना भरे है, और वहाँ लोकल बाजार में लेकर काफी उत्साह है। मैंने इनके देखिए नेटवर्क में इनके थोड़ा शायद प्रॉब्लम है। ऋषि, माय क्वेश्चन टू यू इज, स्टार्टअप क्या? का पोजीशन क्या है? स्टार्टअप का पोजीशन क्या है? I give you a very पॉजिटिव very दिख रहा है? nice and simple. I give you a very nice and simple example, answer for this. I have my offices in Ghaziabad. Okay, it is in UP, but it comes under NCR. So it होता क्या है कि एनसीआर में होने की वजह से आपके मतलब गाजियाबाद में यूपी का उतना इफेक्ट रहता नहीं है, जो हमारे पूर्वांचल या और भी क्षेत्रों में आता है। तो अब हम अपना एक ऑफिस अयोध्या में स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। इनफैक्ट आई एम वर्किंग ऑन इट। तो वो हमारा एक सेंटर होगा जिसको हम 40 से 150 सीटर लेवल पे लेके जाएंगे। विद इन 6 months और अ ईयर आपको दिखाई देगा कि हमारे पास एक प्लान है, एक प्रोजेक्ट है जिसपे हम काम कर रहे हैं, और दैट इज अ सेपरेट स्टार्टअप जिसपे मैं काम कर रहा हूं। मैं और हमारी पूरी टीम काम कर रही है। वन ऑफ माई टीम सिट्स इन बेंगलुरु, पूरी टेक टीम है। तो हम लोग ये सब कर पा रहे हैं आज अयोध्या में, किस वजह से? ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश आज 2nd नंबर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अक्रॉस इंडिया। हाउ इट हैपेंड? ये हुआ है कि जो आपका काम करने में जो आसानी आई है ना बिजनेसमैन को या हम लोगों को, कि भाई हम लोग छोटे मोटे, वी आर नॉट बिग बिजनेसमैन, राइट? हम लोग छोटे लोग हैं। हमने जीरो से स्टार्ट करके अपना काम स्टार्ट किया था। हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं। हमें सेफ्टी चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे आजू बाजू क्विक इंटरनेट अवेलेबल हो, जो कि आज अयोध्या में अवेलेबल है। ये कैसे हो पाया? इंटरनेट तो, ब्रॉडबैंड तो पूरे देश में अवेलेबल था, आप आराम से कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन अयोध्या जैसे शहरों के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे सिर्फ बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड अवेलेबल था, कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं था। अब बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड क्या होता है, आज अगर आपका टूटा कनेक्शन, कोई प्रॉब्लम आई, तो आप 1 हफ्ते तक आराम से बैठिए, आपको कुछ नहीं हो सकता। आज यहाँ पे जियो है, एयरटेल यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। जिस दिन मुझे पता लगा कि यहाँ जियो लॉन्च हो गया है, मैं यहाँ पे अपना बोरिया बिस्तर 1 साल पहले उठा के चला आया कि भैया अब वहां पे मैं कुछ कर सकता हूं, बिकॉज हमारे इंडस्ट्री की बैकबोन है इंटरनेट। तो अब इसको अब आप खुद समझ सकते हो कि स्टार्टअप की पोजीशन क्या है यूपी में। नोएडा वगैरह तो ऑलरेडी फ्लॉरिश थे स्टार्टअप के लिए। स्टार्टअप कल्चर वहां पे ऑलरेडी बहुत इजीली डेवलप्ड है, पहले से ही डेवलप्ड है। ग्रेटर नोएडा में भी पहले से ही डेवलप्ड है। बट वहां पे भी जो प्रॉब्लम थी वो सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा थी। इनफैक्ट आज भी है, ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली इरेडिकेट हो गया है, बट काफी हद तक कंट्रोल्ड है, जिसको लेके आप ये मानेंगी कि मैं अभी कल ही कल परसों यहाँ पे मेरे घर में काम हो रहा है। हम लोग रिपेयरिंग वर्क हो रही है, रिनोवेशन चल रहा है मेरे इस घर का। तो जहां से हमारा बिल्डिंग मटेरियल आता है वो है एक हमारे मम्मी के साथ बचपन में आसपास रहते थे, मम्मी के माता पिता जी के जहां रहते थे उनके आसपास ही रहने वाले एक हमारे मामा लगते हैं, उनके यहां से। उनका नाम है मुमताज मामा के यहां से सामान आता है, ठीक है, मुंह बोले मामा लगे मेरे। तो उनका लड़का जो है वो बहुत छोटा है, तो खैर भाई बोलता है, भाईजान बोलता है मुझको। तो हमारी उससे बात हो रही थी, तो उसने बोला भैया भाईजान कुछ हो ना हो, गुंडई खत्म हो गई, गुंडई खत्म हो गई यूपी से, हम धंधा तो कर पाते हैं। उसका देखिए ना वो सपा ना बसपा, मैं नहीं जानता कि वो किस पार्टी का आदमी है, लेकिन जब एक धंधा करने वाले से आप पूछेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो धंधा करने वाले को ना लड़ाई चाहिए, ना झगड़ा चाहिए, ना धर्म के पीछे
बवाल चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे पीस ऑफ माइंड चाहिए, उसे शांति चाहिए ताकि वो बिजनेस कर सके। ये सबसे बड़ी चीज है। तो यूपी में जो चीज योगी ने करके दिखा दी या जो डेवलपमेंट आया है, ये चीजें सेफ्टी और सिक्योरिटी से बहुत बड़ा कंसर्न है इसके पीछे। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई एक सवाल महेश जी आपसे करती हूँ। पहले जो है सिक्योरिटी लेडीज का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यूपी में, यूपी का नाम लेते बराबर यूपी बिहार का एक ऐसा प्लैकार्ड आ जाता है, अरे बाप रे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है, ऐसा स्टेट है, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है। आज सिचुएशन इम्प्रूव हुआ है, कितना हुआ है आपके अपेक्षा? आपका अपेक्षा पूरा हुआ? और आपको क्या लगता है कि इस बार जब इलेक्शंस आएंगे लॉ एंड ऑर्डर कितना, मतलब हाउ मच इज इट गोइंग टू प्ले part is it going to play? What is the role of law and order? जी, निश्चित रूप से अंतर आया है और बहुत आमूल-चूल अंतर आया है, कम अंतर नहीं आया है। पहले की अपेक्षा अपराध में बहुत कमी दर्ज हो रही है और लोग आश्वस्त भी दिख रहे हैं। अब पहले की तरह से माहौल नहीं रहा है। हालांकि छिटपुट अपराध तो होते ही रहेंगे, जहाँ इतनी बड़ी आबादी है तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो दर है आबादी के हिसाब से देश के अन्य राज्यों में, जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश एक समय था कुख्यात था, अब वो टैग हट चुका है। और अब मुझे लग रहा है कि जो मैं अपने आसपास देख रहा हूँ तो हम सामान्य परिवेश में रह पा रहे हैं। पहले की अपेक्षा शांति है और हम लोग तो खैर पूर्वी यूपी में है, यहाँ पर इतना कभी सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति कभी कभार होती रही है, लेकिन जो पश्चिमी यूपी की रिपोर्ट्स मिलती हैं, देखिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। हाँ, कि क्या होता है आपके पिछले 4.5 साल में सिर्फ 2 बड़े दंगे हम लोगों ने देखे, वो दंगे भी नहीं थे। आपको याद होगा सीएए और एनआरसी को लेके जो एजिटेशन हुआ था, उसमें लोगों ने उसको दंगे में कन्वर्ट करने की कोशिश की, बट पुलिस की इफेक्टिवनेस आप देखिए, उसको तुरंत के तुरंत कंट्रोल किया गया, उस पर रेमेडी की गई, उसको बढ़ने नहीं दिया गया। सिमिलरली अभी लोनी में कुछ महीने पहले की बात है, गाजियाबाद से बगल में ही लोनी है, एक वीडियो वायरल हुआ कि एक मुस्लिम को कुछ लोग मार रहे हैं। उसमें एक फेक वॉइस थी कि जय श्री राम बोलो नहीं तो मार देंगे, समथिंग सॉर्ट ऑफ ऐसा ही कुछ था। देखा था। उसको कम्युनल किया गया फेक वॉइस डाल के। विदिन 24 आवर्स यू विल नॉट बिलीव, गाजियाबाद पुलिस ने उस पर एक्शन लिया, जो कल्प्रिट्स थे वो पकड़े गए। और निकला क्या, सबसे बड़ी खास बात है कि था क्या वो मामला? वो मामला था कि एक तांत्रिक, एक हमारे जो मौलाना तांत्रिक होते हैं उस टाइप के थे जो झाड़ फूक करते हैं, उन्होंने 2 मुस्लिम युवकों से ही कुछ वादा किया था, जिसपे उन्होंने उनको पैसे दिए मौलाना साहब को झाड़ फूक के। अब क्या हुआ, वो वादा पूरा नहीं हुआ, लड़के गुस्सा गए, वो गए, उन्होंने उनको पकड़ के मारा कि साले हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, आई एम सो सॉरी फॉर यूजिंग दिस लैंग्वेज, कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो अब उसमें क्या हुआ, ये मामला तो हुआ, साथ में लोनी ये हुआ था, सॉरी ये मामला था गाजियाबाद में आपके नंदग्राम का। लोनी के एक सपा नेता थे, उन्होंने इस वीडियो को हिंदू मुस्लिम रंग देने के लिए इसमें फेक वॉइस डलवाई, जिनके ऊपर तुरंत ही गाजियाबाद पुलिस ने एक्शन लिया, उन्होंने माफी वाफी मांगी, जो भी किया होगा एंड ऑल दैट। तो आप ये देखिए कि अगर ये वीडियो 2 दिन वायरल हो जाता, आप सोच के देखिए कितना बड़ा मुद्दा बन सकता था। और बाकी सब लोग तो मौका तलाशने के लिए बैठे हुए हैं। भाई 4.5 साल में कोई दंगे हुए? कहीं धर्म, दंगे का मतलब क्या है, 2 जाति या 2 धर्म के लोग आपस में लड़ रहे हैं, कहीं नहीं हुए। ये सिर्फ जो बाकी कुछ हुआ वो एजिटेशन के रूप में हुआ है, और वो एजिटेशन दंगों का नहीं था, वो विरोध था कि भाई हमें सीए नहीं लाना है, वो भी फर्जी था, वो भी झूठ के ऊपर फैलाया गया था। तो ओवरऑल यूपी में इस समय आपने बोला ना कि महिलाएं कितनी सेफ हैं,
देखिए, महिलाएं यूपी में उतनी ही सेफ है जितनी मुंबई में है, जितनी दिल्ली में है, जितनी बेंगलुरु में है। देखिए, महिला की जो सुरक्षा है ना, ये खाली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर उस मां बाप की जिम्मेदारी है जिसके घर में एक लड़का, उनकी औलाद है। हर उस मां की जिम्मेदारी है जिसका बच्चा एक लड़का है, लड़की नहीं है। तो ये मां बाप को सिखाना है। तो ये जो संस्कार हैं, ये संस्कार घर से आते हैं। इसमें आप जो छुटपुट क्या, आप रोड पे आप बाहर निकलेंगे तो छेड़ा खाने की घटनाएं आपको हजारों के तादाद में दिखाई देंगी, चाहे आप यूपी में हो, चाहे आप बिहार में हो, चाहे आप कर्नाटका में हो, तमिलनाडु में हो, कहीं पे भी हो, आप अक्रॉस द वर्ल्ड आप कहीं चले जाइए। टेक अ नेम ऑफ एनी डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्सो। क्या यूएस में रेप्स नहीं होते? क्या यूके में रेप्स नहीं होते? क्या या वहां पे टीजिंग नहीं होती, या ईव टीजिंग नहीं होती? नो, इट हैपेंस एवरीवेयर अक्रॉस द ग्लोब। दिस इज ए कॉमन फिनोमेना। लेकिन ये सामाजिक जिम्मेदारी है, ना कि पुलिस का तो काम ये है कि भाई कुछ हो जाएगा तो वो अपराधी को पकड़ लेंगे, डर बैठा देंगे, एक माहौल तैयार कर देंगे। जैसे आपका एक क्या कहते हैं स्कीम आई थी, क्या नाम है उसका, महिला शक्तिकरण की, आपको याद होगा, अभी कुछ दिन एंटी रोमियो स्क्वाड आया था, उसकी वजह से यूपी में काफी डर आया। देन फिर आपका मिशन शक्ति आया था, मिशन शक्ति हो गया, एंटी रोमियो स्क्वाड हो गया। इन सब की वजह से कॉमन लोगों में डर आया है। जो छोटे मोटे, जिसको कहते हैं ना, अभी पहले क्या था कि आप पहले, आज 2017 से पहले आप रोड पे निकलते थे, आपको पुलिस वाले नहीं नजर आते थे। आप हाईवे पे चलिए, आपको पुलिस वाले नजर नहीं आते थे। अभी आप 100 मीटर चलिए, अगर आपको पुलिस वैन ना दिख जाए तो बताइए। तो पुलिस वैन खाली दिखने से क्या फर्क आया? लोग कहेंगे अरे पुलिस वैन खड़ी तो रहती, कुछ करती तो है नहीं। भाई, पुलिस के होने से वो लोग अपराध करने से रुक जाते हैं, वो डर जाते हैं जो शायद पहली बार कुछ करने जा रहे हैं। बहुत सारे झगड़े सिर्फ पुलिस के दिखने से ही रुक जाते हैं। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि यूपी में मतलब एकदम शॉर्ट पूछ रही हूँ, महेश जी, people are happy with the present government, people are happy with the development, law and order? हाँ, मुझे लगता है कि एक बड़ा वर्ग है जो सरकार से खुश है, सरकार की नीतियों से खुश है, और वह आशा रखता है, उसे आशा है कि भविष्य में सरकार और भी बेहतर करेगी अगर उसे अवसर मिला। तो इसको लेकर आशान्वित हैं लोगों के बीच काफी उत्साह है, क्योंकि 5 साल के अंदर काफी बदलाव देखने को मिला है लोगों को। लोगों ने उसके बारे में नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में एम्स आ सकता है, हमने नहीं कभी कल्पना किया था। हमने नहीं कभी कल्पना किया था कि 92 में बंद हो जाने वाला खाद कारखाना फिर से एक नए रूप में, नए कलेवर में और नए अंदाज में सामने आएगा। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि रही। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुंडेरवा में एक शानदार चीनी मिल खड़ी हो गई, तो यह भी हमारे क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होगी भविष्य के लिए भी, और किसानों के लिए तो यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है और उनको एक बहुत बड़ा सहारा बनेगी उनके लिए। तो ऐसे बहुत सारे बदलाव हैं, और साथ में अभी विकास को लेकर देखें तो काम बहुत जोरों पर चल रहा है। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस से लिंक रोड जोड़ा जा रहा है, करीब 91 किलोमीटर की परियोजना है, गोरखपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेस को लिंक करेगी। और बीच में मैंने न्यूज में देखा था कि उसके किनारे किनारे 30,000 एकड़ जो है जमीन सरकार एक्वायर करेगी, जहां पर उद्योग लगेंगे। तो इंडस्ट्रियल टाउनशिप। ये एक सकारात्मक पहल है, और निश्चित रूप से इससे हमारे जो इन जिलों का जनघनत्व तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बजाय काफी अधिक है, तो यहाँ के लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा, और इस बात को लेकर लोगों में उत्साह है। चलिए, मेरे को लोग एयरपोर्ट मैं रोकूंगी आपको हाँ। रोकूंगी और आपसे ये वादा लूंगी कि आप फिर से आएंगे, हम लोग एक और सेशन करेंगे। आज थोड़ा टाइम
मैनेजमेंट का थोड़ा सा ये हो गया है, जी, बट जी, मैं जी, श्रोताओं से कोई- ये कहना चाहती हूँ कि ये कॉमन आदमी है और आपके और मेरे जैसे हैं, सुन लीजिए इनकी बात। कोई ना कोई नेता है ना कुछ है, डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और हमारे देश का डेवलपमेंट हो कहीं कोई भी रीजन में हो, वो तो अच्छी बात ही होती है। जी, जी, एंड जी, मैं जी, दोनों को धन्यवाद दूंगी। थैंक यू ऋषि, जी, थैंक यू महेश। एंड धन्यवाद दीदी, फिर से धन्यवाद। एक और धन्यवाद सेशन दीदी। जरूर करेंगे। जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।